रबी फसल जैसे गेहूं है या चना है या सरसों है, इसकी कटाई के बाद सामान्यतः खेत खाली रहते हैं और फिर हम अगली फसल की बुआई जून या जुलाई में करते हैं। तो सामान्यतः जो ये फसलें हैं 15-20 अप्रैल तक कट जाती हैं और 15-20 जून से हम दूसरे फसल की बुआई करते हैं। अगर हम बीच में कोई सब्जियां नहीं ले रहे हैं तो ये खेत हमारे खाली पड़े रहते हैं लगभग 2 महीने। और ऐसे समय में इन खेतों की उपजाऊ क्षमता को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम कोई दो फसल लेते हैं फसल चक्र में तो भूमि की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इन 2 महीनों के बीच में हम कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे भूमि की उपजाऊ क्षमता बनी रहे, उसके अंदर पोषक तत्व बनी रहे, ताकि हमारी आने वाली फसल अच्छी हो और हमारी जो उर्वरकों पे जो लागत लग रही है वो कम हो। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि कैसे हम रबी का जो फसल की कटाई हो रही है उसके बाद जो खेत खाली पड़े हैं उसकी हम उपजाऊ क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं और मेंटेन हम रख सकते हैं। देखिए, ये जो 2 महीने हैं, जो अप्रैल के बाद जून तक के बीच में बहुत गर्मी के हैं और खास तौर से उत्तरी भारत के क्षेत्रों या दक्षिण भारत के क्षेत्र गर्मी बहुत तेज पड़ती है और मानसून आता नहीं है। मानसून जून के आखिरी सप्ताह में ही आता है, उस समय पानी की समस्या भी रहती है। जहां पानी है वहां कुछ किसान भाई सब्जियां उगाते हैं, लेकिन उत्तरी भारत के क्षेत्रों में, अधिकांश क्षेत्रों में जहां धान गेहूं का चक्र लेते हैं या मक्का मस्टर्ड ले रहे हैं, वहां जो है ये क्षेत्र खाली रहते हैं। तो वहां खास तौर से भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। आपको जो काम करना है सबसे पहले वो ये करना है, जो भी आपका गेहूं का रेजिड्यू है, जो अवशेष बचे हैं या चने के बचे हैं, उसको आपको प्रयास यही करना हो खेत में ही रहें और खेत में आप उसको सड़ाएं। तो इस पे मैं एक पहले वीडियो बना चुका हूं गेहूं के अवशेषों को सड़ाने पे, आप उसको देख सकते हैं, उसको डिटेल में मैंने बनाया है। लेकिन आपको सड़ाना कब है? आपको जो अगली फसल बोनी है उससे 1 महीने पहले सड़ाना है। बहुत पहले आप सड़ा देंगे तो उसमें से जो नाइट्रोजन बनती है वो खराब हो जाती है। तो इसका मतलब आप जो मिट्टी में मिलाएंगे उसको मई के महीने में उसको मिट्टी में मिलाइए और थोड़ी सी उसमें यूरिया डाल दीजिए ताकि वो सड़ जाए। तो जो हमारे पोषक तत्व हैं उससे हमारी फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी। और 1 टन जब हम फसल अवशेष मिलाते हैं तो 1 टन मतलब 10 कुंटल हो गया। ये 10 कुंटल अगर हम मिला रहे हैं फसल अवशेष, तो इससे हमें मिट्टी में लगभग 5 किलोग्राम नाइट्रोजन, मोटा मोटी बात है ये, 5 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाती है। इसकी आधी 2.5 किलोग्राम हमें फास्फोरस मिल जाता है और 5 किलोग्राम ही हमें पोटाश मिल जाती है, पोटेशियम मिल जाती है। इसके अलावा सारे सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं, ह्यूमस मिलता है, कार्बन बनता है। आपको लग रहा होगा कि ये अमाउंट बहुत कम है, लेकिन जब आप धीरे धीरे अमाउंट बढ़ाते जाएंगे तो अमाउंट बहुत अच्छी हो जाती है। आपने 2-3 टन भी मिला दिया तो 15 किलोग्राम नाइट्रोजन हो गई और हिसाब से देखें तो फास्फोरस अच्छा मिलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ बहुत जितने भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वो सभी हमको मिलते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमस बनता है और सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी बढ़ती है, उससे सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। तो ये काम आपको करना है, रेजिड्यू को मिलाना है। और जहां थोड़ा पानी उपलब्ध है, एक दो सिंचाई का उपलब्ध हो सकता है, वहां हमको हरी खाद लेनी चाहिए। तो जैसे ही आपका गेहूं कटता है या आप सरसों का खेत खाली होता है या चने का खेत खाली है या कोई दूसरी आपने फसल ली हो खाली होता है, तो आप ढैंचे की हरी खाद ले लें। बहुत अच्छी ढैंचे की हरी खाद बनती है। और अगर आप इसमें ऐसा कीजिए, खेत में एक बार पानी लगा दीजिए, पानी डालने के बाद आप सीधे ढैंचे का बीज डाल दीजिए, उसके बाद उस पर आप कल्टीवेटर चला दीजिए तो काफी बीज जम जाता है। ऐसे स्थिति में आप थोड़ा सा ढैंचे का बीज का रेट बढ़ा दीजिए, करीब 15-16 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ का रखिए। तो ये जो ज्यादा बीज डालेंगे आप, तो इसमें से ढैंचा उगेगा और वो पकड़ लेगा जमीन को, और वो फिर उसके अंदर राइजोबियम होता है और वो नाइट्रोजन को भूमि में बढ़ाता है। और फिर इस ढैंचे को आप जो अगली फसल बो रहे हैं उससे करीब 10-15 दिन पहले जमीन में मिला दीजिए। लेकिन ये आपको तभी करना है जब आपको थोड़ी सी पानी की व्यवस्था हो। तो ढैंचे की हरी खाद बहुत अच्छी है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा मिलता है और जो फास्फोरस अघुलनशील हो जाता है वो घुलनशील बन जाता है। भूमि की क्षारता जो होती है उसका सुधार होता है, लवण कम होते हैं और जो ह्यूमस है बहुत अच्छा बनता है। तो कोशिश आप ये करें कि अगर आपके पास एक दो पानी उपलब्ध है तो ढैंचे की हरी खाद लीजिए। और हम सभी जानते हैं हरी खाद के बहुत फायदे होते हैं, और इसको आप गेहूं काटने के तुरंत बाद कर दीजिए, खेत तैयार करने की कोई जरूरत नहीं है। या आप ये कर सकते हैं, एक कल्टीवेटर चला के बीज छिड़क दीजिए, उसके बाद कल्टीवेटर चला दीजिए। लेकिन आपको इससे भी बचना है तो आप काटने के बाद पानी लगा के बीज छिड़क के कल्टीवेटर चलाएं ताकि थोड़ा सा मिट्टी में
मिल जाए, सीड रेट आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। 15 किलोग्राम मैंने बताया ढैंचे का बीज 1 एकड़ में लगाइए, थोड़ा सा बढ़ा दें तो हाँ, क्योंकि कुछ बीज जमेगा भी नहीं उसमें, क्योंकि ऊपर पड़ा रह जाएगा। तो इस विधि से आप करेंगे तो खेत की उर्वरा क्षमता जो है बनी रहेगी। तो आपको मैंने 2 काम बताए, फसल अवशेषों को खेत में ही रखना है। तीसरा काम आपको प्रयास करना है हरी खाद लें, खासतौर से ढांचे की लें तो बहुत ही अच्छा है। ढैंचे की नहीं मिलती है तो मूंग उड़द की आप ले सकते हैं, मूंग का अच्छी खाद हो जाती है, बड़ा पौधे जल्दी बड़े हो जाते हैं, उसको आप भूमि में इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत महंगा बीज आप मूंग और उड़द का खरीद के हरी खाद बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमको हरी खाद के लिए कोई भी मिल जाए मूंग उड़द का, उसको हमें प्रयोग कर देना है, क्योंकि इसका जो विशेष काम है वो रूट नोड्यूल, जिसकी जड़ों में जो राइजोम बैक्टीरिया है उसका होता है। और ढैंचे का बीज तो बहुत सस्ता मिल जाता है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा काम आपको ये करना है, आपको अपने खेत में बंडिंग अच्छी करनी है, खेत के चारों तरफ मेड़ अच्छी बनानी है और बीच में भी मेड़ अच्छी बनानी है। वो इस कारण से बनानी है कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी आपके खेत में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ये बारिश का पानी खेत से बाहर निकलेगा तो आपकी मिट्टी तो ले ही जाएगा, पोषक तत्वों को भी ले जाएगा। तो ये समय है आपको अपने खेत में अच्छी तरह से बंडिंग करने का, जितना भी पानी आए वो नीचे जाए। तो ये आप इस प्रयास कीजिए। अगला प्रयास आप ये कीजिए कि जैव उर्वरक जितने हैं आपको मिल सकते हैं, चाहे नाइट्रोजन के हैं, फास्फोरस के हैं, पोटेशियम के हैं, उसको आप जो अगली फसल बो रहे हैं उससे पहले खेत में डाल दीजिए। 15-20 दिन पहले डाल दीजिए, मिला दीजिए, गोबर की खाद में थोड़ा सा मिला के डाल दीजिए। 15-20 दिन पहले मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि थोड़ी नमी रहे, ताकि जब तक हम फसल बोए अपना काम करना शुरू कर दें, क्योंकि जैव उर्वरक अपना काम शुरू करने में 15-20-25 दिन लेते हैं। तो अगर आप ठीक बुआई के समय डालेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय है। कुछ फसलों में पे समय नहीं होता है तो हम बुआई के समय देते हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ समय है, तो थोड़ी सी अच्छी पकी हुई सड़ी गोबर की खाद में उसको अच्छी तरह से मिला करके आप खेत में मिला दें, मिट्टी में मिलाएं, तो जैव उर्वरक की मात्रा भी बढ़ेगी। तो हमारे फसल अवशेष भी अच्छी तरह से सड़ेंगे और सूची में अच्छा काम करेंगे, सभी पोषक तत्व मिलेंगे, खेत में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, ह्यूमस बढ़ेगा, माइक्रो एक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि पोटेशियम, फास्फोरस और जो दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो भी खेत में आपके अच्छी हो जाएंगे। तो आप ये प्रयास करेंगे तो भूमि की उर्वरा क्षमता बनी रहेगी। मान लीजिए हम ये प्रयास नहीं करते हैं तो धीरे 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 ये पोषक तत्व जो ये मिलते ये भी मिलने बंद हो जाएंगे, और वो आप 8-10 साल में धीरे धीरे उसका असर नजर आने लगेगा। खासतौर से सबसे पहले हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों पर नजर आता है, वो सबसे पहले खत्म होते हैं। उसका दूसरे पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ाने पड़ती है, फर्टिलाइजर ज्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप ये प्रयास करेंगे तो आपके खेत की फर्टिलिटी जो है, उपजाऊ क्षमता जो है वो बनी रहेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी खेती में लाभ हो। इसके लिए ना विशेष रूप से इस चैनल पर कृषि किसान प्लेलिस्ट बनाइए जो हिंदी में है, किसान भाइयों के लिए है। और मैं अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, और मेरा यही प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे। आप मेरे इस प्रयास में सहायता कर सकते हैं इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके। आशा है मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो आप इन वीडियोस को देखें, प्लेलिस्ट जो है कृषि किसान उसके लेक्चर्स को जरूर देखें। धन्यवाद।